के लखनऊ में चल रही भाजपा कोर कमेटी की बैठक से राजधानी लखनऊ में इस वक्त भाजपा मुख्यालय में पार्टी कोर कमेटी की बैठक चल रही है, जिसमें संगठन के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष की मौजूदगी में यूपी भाजपा कोर कमेटी की बैठक जारी है। और इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के अलावा नवनियुक्त उपाध्यक्ष एके शर्मा भी मौजूद हैं। हाल ही में पार्टी में शामिल हुए जितिन प्रसाद, पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी, पूर्व सांसद विनय कटियार भी इस मीटिंग में मौजूद हैं, बैठक में मौजूद हैं। भाजपा कोर कमेटी की इस बैठक में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन जारी है। तो बड़ी बैठक इस वक्त चल रही है और देखिए 8 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कौन कौन से नेता और दिग्गज इसमें मौजूद हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, सुरेश खन्ना, सूर्य प्रताप शाही जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। और हमारे साथ शैलेश अरोड़ा जुड़ गए। शैलेश, ये जो बैठक चल रही है, क्या कुछ बातचीत अंदर चल रही है? किस एजेंडे पर विचार हो रहा है? क्या जानकारी मिल पा रही है इसको लेकर? अवधेश, तैयारी है 2022 को। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने मीडिया से जब बात की इस बैठक के पहले, तो उन्होंने यही कहा कि पूरी कवायद जो है आज की जो ये बैठक है मुख्य रूप से 2022 की तैयारियों को लेकर है। मंथन हो रहा है 2022 को लेकर के किस तरह से पार्टी को जनता के बीच जाना है और किस तरह से 2022 में परचम लहराना है। अभी भी मुख्यमंत्री बैठक में ही मौजूद हैं। इस समय हम भाजपा कार्यालय पर हैं। शाम 5 बजे मुख्यमंत्री पार्टी कार्यालय पहुंचे थे। 7 बज रहा है, 7 बजे से ऊपर का समय, यानी 2 घंटे से ऊपर हो चुके हैं मुख्यमंत्री को पार्टी कार्यालय में मौजूद। आप देख सकते हैं अभी भी हलचल है यहाँ पर लगातार। 2 घंटे से ऊपर से मुख्यमंत्री यहाँ पर बैठक में। इसके अलावा राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन महामंत्री सुनील बंसल, दोनों डिप्टी सीएम, पूरी कैबिनेट। और इसके बाद में अगर हम बात करें तो पार्टी यहाँ पर प्रदेश के जो पूर्व अध्यक्ष रहे और केंद्र में इस समय मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे, वो यहाँ पर आ चुके हैं। पार्टी में जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं और प्रदेश सरकार में पूर्व वित्त मंत्री भी रहे राजेश अग्रवाल, वो भी यहाँ पर अंदर मौजूद है। पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी मौजूद हैं। यानी जो वर्तमान पदाधिकारी हैं वो भी हैं, जो वर्तमान में मंत्री हैं वो भी हैं, और इसके अलावा जो पूर्व पदाधिकारी हैं, जो पूर्व में सांसद रहे, उनको भी यहाँ पर कुछ खास चेहरों को बुलाया गया है। यानी उनके जो अनुभव रहे, यानी उनके कार्यकाल में जिस तरह से भाजपा ने यहाँ पर अच्छा किया, उनके भी अनुभव को साझा किया जा रहा है। उनसे भी चीज़ों पर डिस्कशन हो रहा है, मंथन हो रहा है लंबा। और तैयारी मकसद सिर्फ एक है, 2022, क्योंकि इससे पहले 2017 में जिस तरह से भाजपा बहुमत में यहाँ पर आई थी, जिस तरह से परचम लहराया था, लक्ष्य उससे और बेहतर करने का है। इसके लिए ज़रूरी है जनता के मन की बात को जानना, तो उसको लेकर भी रणनीति बन रही है। और भाजपा के लिए हमेशा कहा जाता है कि वहाँ पर बूथ स्तर पर जाकर काम किया जाता है, तो उसके लिए किस तरह की स्ट्रैटेजी को अपनाना है। देखिए, इस बैठक से पहले अंदर की अगर हम जानकारी की बात करें तो मुख्यमंत्री ने अपने सभी मंत्रियों से, अपने अधिकारियों से, विभाग ने क्या क्या काम किए, किस किस विभाग ने जनता के लिए, प्रदेश के लिए, उनका भी ब्यौरा लिया था। यानी आज जब बैठक चल रही तो उनकी भी चर्चा है कि सरकार ने आखिर वर्तमान सरकार बिल्कुल ब्यौरा लिया है। लेकिन शैलेश, एक सवाल और भी है कि जाएंगे उन पर जो भी पदाधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, वो तो बुलाए गए हैं, लेकिन कुछ चेहरे हैं, जैसे कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष की बात करें लक्ष्मीकांत वाजपेयी, उनको बुलाया गया है। पूर्व सांसद विनय कटियार को बात करें, उनको बुलाया गया है। इनको बुलाने की कुछ विशेष वजह? देखिए, हमने आपसे कुछ चीज़ों पर अवधेश अभी कहा कि पार्टी जो है वो इस समय सभी लोगों से ज़मीनी स्तर पर फीडबैक भी लेना चाह रही है और उनके जो अनुभव रहे हैं प्रदेश में उनको लेकर भी। विनय कटियार का जो चेहरा है वो सभी जानते हैं कि एक कहीं ना कहीं हिंदुत्ववादी नेता के रूप में एक चर्चित चेहरा है उनका। इसके अलावा अगर बात करिए यहाँ पर लक्ष्मीकांत वाजपेयी की या महेंद्र नाथ पांडे, देखिए वो केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन यहाँ पर वो अध्यक्ष रह चुके हैं। उनके बाद में यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य अध्यक्ष बने थे। उसके बाद 2017 में जिस पार्टी जीती थी, तो यानी जो 2017 की जीत थी उसके लिए महेंद्र नाथ पांडे का भी काम रहा।
केशव प्रसाद मौर्य ने भी काम किया। तो कुल मिलाकर उन लोगों के जो अनुभव हैं उनको भी लिया जा रहा है, क्योंकि वो प्रदेश से अच्छी तरह वाकिफ़ है, वहाँ की जनता से वाकिफ़ है। अपने अपने क्षेत्र की अगर बात करें, सांसदीय जैसे महेंद्र नाथ पांडे बाद में सांसद बन गए, लेकिन यहाँ की अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश से ही है। क्यों? तो इसलिए जो प्रदेश से सांसद हैं, जो प्रदेश से विधायक हैं, प्रदेश से पार्टी के पदाधिकारी हैं, जैसे राजेश अग्रवाल की अगर बात की जाए, वो भले ही पूर्व वित्त मंत्री हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश से वो विधायक हैं, केंद्रीय राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, वो यहाँ की जनता के मन की बात जानते हैं अपने क्षेत्र की। तो मंथन जो हो रहा है वो इस चीज़ को लेकर ही है कि जनता क्या चाहती है, जनता क्या सोचती है, आखिर जनता के बीच में हमें क्या लेकर जाना है, किस तरह से जाना है, कौन सी उपलब्धियां बतानी है। अगर जनता के मन में किसी बात को लेकर नाराजगी है तो वो मुद्दे क्या हैं, उन मुद्दों के ऊपर किस तरह से काम करना है, इन सभी चीज़ों पर काम करना होगा, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है। 2022 में बहुत कम समय रह गया है। और अगर बात की जाए तो देखिए बस चंद महीनों के बाद यहाँ बिगुल बज जाएगा। तैयारियां अगर हम बात करें तो कोरोना काल चल रहा था, वैसे ही अगर देखा जाए तो ये माना जा रहा था, अगर हालात सामान्य रहते तो ये मानकर चलिए 2021 की शुरुआत में ही तैयारियां पूरी तरह दिखने लगती, लेकिन कोरोना की वजह से गतिविधियां रुक गई, कहीं ना कहीं उस तरह से काम नहीं हो पाए। और इसके अलावा इस बार जो यहाँ पर चीज़ें सामने आएंगी तो ये भी कहा जा रहा है कि जुलाई में प्रधानमंत्री के दौरे हो सकते उत्तर प्रदेश में, राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके दौरे हो सकते। शैलेश आपके बाद फिर से आएंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण बैठक जारी है लखनऊ में। गोरखपुर से बड़ी खबर आ रही है, भाजपा ने जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रत्याशी गोरखपुर में घोषित कर दिया है और भाजपा ने साधना सिंह को टिकट दिया है। भाजपा विधायक फतेह बहादुर सिंह की पत्नी है साधना सिंह। कैंपियरगंज के भाजपा विधायक हैं फतेह बहादुर सिंह और उनकी पत्नी को भाजपा ने टिकट दिया है जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए। हालांकि बैठक से पहले लखनऊ में सीएम योगी डिप्टी सीएम केशव मौर्य के घर गए। यहां पर सीएम योगी ने केशव प्रसाद मौर्य के बेटे और उनकी बहू को आशीर्वाद दिया। उप मुख्यमंत्री के आवास पर नव दंपति को आशीर्वाद देने के लिए संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले और कृष्ण गोपाल भी पहुंचे थे। कुछ दिन पहले ही डिप्टी सीएम केशव मौर्य के बेटे की शादी हुई है, जिसके बाद नव दंपति को आशीर्वाद देने के लिए सीएम योगी समेत संघ के डिप्टी सीएम केशव मौर्य के घर पहुंचे थे। तो देखिए संघ के जो सह कार्यवाह हैं वो भी पहुंचे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे और आशीर्वाद दिया। भाजपा ने अवध क्षेत्र के लिए भी सूची जारी कर दी है। अवध क्षेत्र मोर्चा और प्रकोष्ठ पदाधिकारियों की लिस्ट आ गई है। भाजपा अवध युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने हैं नितिन मित्तल। भाजपा अवध युवा मोर्चा के महामंत्री रोहित चौधरी को बनाया गया है। भाजपा अवध महिला मोर्चा के अध्यक्ष गोदावरी मिश्रा बनाई गई हैं और भाजपा अवध किसान मोर्चा के अध्यक्ष सुधीर सिंह बने हैं। भाजपा अवध के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष शिवनारायण वर्मा, भाजपा अवध क्षेत्र के एससी मोर्चा के अध्यक्ष मुन्ने लाल कनौजिया को बनाया गया है और भाजपा अवध क्षेत्र के अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष मोहम्मद नईम को बनाया गया है। 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर एक तरफ भाजपा की बैठकों का दौर जारी है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी विधानसभा के लिए कमर कसनी शुरू कर दी है। आज यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कांग्रेस के पूर्व विधायकों के साथ लखनऊ में एक बैठक की, जिसमें विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के रोडमैप पर चर्चा हुई। इस बैठक में बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था समेत तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच ले जाने पर मंथन हुआ। वहीं कांग्रेस अगले चुनाव में उन प्रत्याशियों पर फिर से दांव लगाने की तैयारी कर रही है जिन्हें 2017 में सफलता तो नहीं मिली, मजबूती से चुनाव वो लड़े थे। देखिए, अभी हम लोगों की बैठकें चल रही हैं, विचार मंथन चिंतन चल रहा है कि कौन से विषय होंगे, मुद्दे होंगे जिनको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। और विधानसभा चुनाव जो बहुत नज़दीक है, हमें संगठन जो हमारा बना है न्याय पंचायत स्तर पर, ग्राम सभा स्तर पर, बूथ स्तर पर जो हम लोगों ने संगठन का निर्माण किया, उसकी समीक्षा और साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश के तमाम, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, महिला सुरक्षा हो, किसान हो, बेरोजगारी हो, इन विषयों और मुद्दों को लेकर जो हम सब लोगों ने लगातार संघर्ष किया है, हमें भरोसा और विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद कांग्रेस को मिलेगा। और बदायूं से भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से पश्चिम बंगाल की टीएमसी सांसद नुसरत की संसद सदस्यता रद्द करने की मांग की है। संघमित्रा मौर्य ने कहा कि लोकसभा में शपथ ग्रहण के दौरान नुसरत जहां ने अपना नाम नुसरत जहां रूही जैन बताया था, लेकिन अब उन्होंने खुद अपनी शादी को अवैध बताया है। संघमित्रा मौर्य का कहना है कि नुसरत जहां ने न सिर्फ अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को बल्कि संसद को भी गुमराह किया है, बल्कि उन्होंने संसदीय गरिमा को ठेस पहुंचाई है। ऐसे में लोकसभा स्पीकर को
उनकी सदस्यता खत्म कर देनी चाहिए। संसद में रिकॉर्ड अपना दिया हुआ है। बायो प्रोफाइल जो है उसमें उन्होंने स्टेटस दिखाया है मैरिड, उसमें उन्होंने अपने पति का नाम निखिल जैन दिखाया है और साथ ही साथ जब उन्होंने शपथ लिया तो शपथ में भी उन्होंने अपना नाम नुसरत जहां नूरी जैन बोला है। तो जब आप उस चीज़ को खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, संसद में, देश की संसद में आप शपथ लेते समय इस चीज़ को कबूल कर रहे हैं, उसके बाद आप उस चीज़ को बोल रहे हैं कि भारत में वो वैध नहीं है जो उन्होंने शादी किया है। तो बदायूं से सांसद हैं संघमित्रा मौर्य, उन्होंने नुसरत जहां की सदस्यता को रद्द करने की मांग की। उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन करवाने वाले गिरोह के 2 सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद अब इस मामले में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आज धर्म परिवर्तन करवाने के आरोपी उमर गौतम और काजी जहांगीर को एटीएस ने 7 दिनों की रिमांड पर भेज दिया है और अब दोनों से धर्म परिवर्तन करवाने के लिए अवैध फंडिंग समेत उनके सभी बैंक खातों के बारे में पूछताछ की जा रही है। वहीं धर्म परिवर्तन के मामले की जांच में जुटी एजेंसियों को जानकारी मिली है कि मजहब बदलवाने के नेक्सस में केंद्र सरकार के महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अधिकारियों की भी भूमिका है, जो धर्मांतरण के दोनों गिरफ्तार आरोपियों उमर गौतम और काजी जहांगीर की मदद कर रहे थे। वहीं इस मामले में उमर गौतम के संगठन इस्लामिक दावा सेंटर के अलावा दिल्ली से चलने वाले एक और संगठन का नाम सामने आया है। इसे धर्मांतरण का खलीफा के नाम से जाना जाता है और अब एजेंसियां उस शख्स की सरगर्मी से तलाश में जुट गई। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों के पास ऐसे अनेकों दस्तावेज हैं जिनमें देश और विदेश से आए डोनेशनों की अलग अलग जानकारियां हैं। अब जांच एजेंसियां ये जानना चाहती हैं कि इसमें कितना डोनेशन संदेहास्पद है, यानी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर भेजा गया है। जांच एजेंसियां इस मामले में जल्द ही इस राज का पर्दाफाश करने के लिए आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय की मदद लेने जा रही हैं। और बड़ी खबर लखनऊ से है। पकड़े गए 6 रोहिंग्याओं से एटीएस की पूछताछ जारी है। मानव तस्करी और सोने की स्मगलिंग के मामले पर पूछताछ हुई है। रोहिंग्याओं ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए मलेशिया भेजी थी 3 महिलाएं। एटीएस को रोहिंग्याओं की 5 दिन की रिमांड मिली है। और मिर्जापुर में शराब माफिया अनूप मालवी गैंग के साथी कमलेश मौर्य का मकान और एक्सयूवी गाड़ी पुलिस ने कुर्क किया है। पुलिस ने कमलेश का 50 लाख की संपत्ति पुलिस ने सीज की। बता दें कि बीते कल ही अनूप मालवी के 5 करोड़ की संपत्ति पुलिस ने सीज किया था और ये गैंग नकली शराब बनाकर पूर्वांचल के कई जनपदों में सप्लाई करता था। ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर जहरीली शराब बनाता था। विंध्याचल थाना क्षेत्र के अरगजा पांडे इलाके का ये पूरा मामला है। तो शराब माफिया के गुर्गे की संपत्ति कुर्क की गई है। कड़ी कार्रवाई मिर्जापुर में हुई। और अब चलिए अब आपको एटा की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी नेताओं के फार्म हाउस और मार्केट पर बुलडोजर चला है। प्रशासन ने और भी कई जगहों को चिन्हित किया है। आपको बता दें कि एटा में सपा नेता पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव और उसके छोटे भाई सपा नेता जुगेंद्र सिंह यादव के नेशनल हाईवे 91 पर मौजूद फार्म हाउस और मार्केट पर बुलडोजर चला है। मौके पर कई पोकलेन और जेसीबी मशीन यहां पर मौजूद हैं और इसी के जरिए इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। पोकलेन जेसीबी की मदद से इस पूरे अवैध निर्माण को ढहा दिया गया। एटा की ये तस्वीरें हैं जहां पर ये पूरा निर्माण हुआ था और अवैध कब्जे के मामले में 4 FIR भी दर्ज की गई है। पोकलेन जेसीबी की मदद से ये अवैध निर्माण गिराया गया है। सपा नेता का ये पूरा अवैध निर्माण था जिसके खिलाफ कार्रवाई की गई। और ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी गांव में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अवैध घोषित की गई इमारतों को ढहाना शुरू कर दिया है। 3 साल पहले 17 जुलाई 2018 को शाहबेरी इलाके में हुए हादसे के बाद 2 इमारतें गिरी थी और इसके बाद जिला प्रशासन ने शाहबेरी में बनी रिहायशी इमारतों को जांच करवाकर अवैध निर्माण को सील कर दिया है और इन्हीं इमारतों को अब प्राधिकरण ने ढहाना शुरू कर दिया है। लेकिन इस कार्रवाई के बीच अपनी गाढ़ी कमाई लगाकर शाहबेरी में फ्लैट खरीदने वाले लोग सवाल कर रहे हैं
कि आखिर उनका क्या होगा, उनकी क्या गलती। प्राधिकरण का जो काम है वो कर रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। जो यहाँ जनता रह रही है या जिन्होंने उस बिल्डिंग को परचेज कर लिया है, क्या उनके लिए सरकार कुछ सोच रही है? हाँ जी, जो अपना फ्लैट बुक कराया उसका पैसा मिलना चाहिए। उन्होंने अपनी रोजी रोटी ज़मीन जायदाद बेच दी, बालक ही बेच दिए, अब और रोड पे आ गए। अब इनका कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। और कानपुर पुलिस ने लोगों की जान से खिलवाड़ कर नकली दवा का काला कारोबार करने वालों को भंडाफोड़ किया। इनके पास से करीब 50 लाख की कीमत की भारी मात्रा में नकली और नशीली दवाओं को बरामद किया गया है। जांच में गैंग के तार राजधानी लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और बहराइच समेत कई जनपदों से जुड़े हैं। कानपुर क्राइम ब्रांच ने गुड्डू और मुन्ना नाम के 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस को भारी मात्रा में नाइट्रावेट और जिफी 200 की गोलियां बरामद हुई। ये दोनों इस नशीली दवाई का भी सप्लाई कर रहे थे। दूसरी जो इनसे मेडिसिन मिली वो जिफी 200 मिली, जो कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। और ये जो दवाई थी, ये जब उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि एक नकली दवाई है। जब उनसे डिटेल्ड इंटेरोगेशन की गई तो ये पता लगा कि जितनी भी दवाइयाँ कानपुर में सप्लाई हो रही थी, जो नकली दवाइयाँ थी, वो लखनऊ का एक व्यक्ति था मनीष कुमार, जो इनको सप्लाई कर रहा था। और अन्य उसमें लोग भी सम्मिलित थे, जिसमें लखनऊ से ये सप्लाई कानपुर में आती थी। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। भाजपा ने 2 और जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। कुशीनगर से सावित्री जायसवाल होंगी जिला पंचायत अध्यक्ष उम्मीदवार। कुशीनगर वार्ड 60 से सदस्य चुनी गई हैं सावित्री जायसवाल। मऊ जिला पंचायत से भाजपा के उम्मीदवार मनोज राय बनाए गए हैं। तो अब जो जंग है वो है इस बात की कि कितने ज्यादा से ज्यादा जिला पंचायत अध्यक्ष बनाए जाएं। और 2 और जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशियों का ऐलान हो गया है। कल वाराणसी से हुआ था, आज थोड़ी देर पहले गोरखपुर से ऐलान हुआ था और 2 नाम और सामने आ गए हैं। कुशीनगर से सावित्री जायसवाल होंगी और मऊ जिला पंचायत से भाजपा के उम्मीदवार मनोज राय बनाए गए हैं। यूपी के कई मैदानी इलाकों में बारिश के बाद बाढ़ की चपेट में हम आपको एक साथ 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर बिजनौर की है, जहां पर बाढ़ ने अब तक 2 लोगों की जिंदगी को निगल लिया है। दूसरी तस्वीर गाजीपुर की है, जहां पर गंगा नदी उफान पर है और इसके बाद बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। वहीं तीसरी तस्वीर सीतापुर की है, यहाँ पर बैराज से छोड़े पानी की वजह से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है और इसकी वजह से नदी किनारे रहने वाले लोग दहशत में। लखीमपुर खीरी पहाड़ों पर बारिश होने के बाद बनबसा बैराज से छोड़े गए पानी से शारदा नदी खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गई है। इसमें निचले इलाके के दर्जनों गांव पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। हालांकि जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। हर साल बाढ़ से 5 तहसील प्रभावित होती हैं। हालांकि जिलाधिकारी ने बाढ़ से निपटने के सारे इंतजाम किए हैं। शारदा नदी का जलस्तर बढ़ने से गाँव में पानी पहुंच गया है, जिससे लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। शारदा व घाघरा पे दोनों पे राइजिंग ट्रेंड है। हमारा यहाँ पे वाटर फीडिंग शारदा में बनवासा से होती है। बनवासा से कल रात में 2,86,000 के आसपास पानी छोड़ा गया था। आज रात में इसका हमारा हाईएस्ट पॉइंट 1,70,000 के आसपास पानी गुजर चुका है। अब हमारा डाउनवर्ड ट्रेंड है और करीब इस वक्त 1,58,000 गुजर रहा है। बारिश के बाद गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी जारी है। बिजनौर में हालात ये हैं कि गंगा किनारे बसे 2 दर्जन से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बाढ़ की वजह से मेरठ जाने वाली सड़क टूट चुकी है और गंगा किनारे के खेतों में 5 फीट तक पानी भर चुका है, जिससे फसलें बर्बादी की कगार पर हैं। वहीं बाढ़ की वजह से रामगंगा नदी में एक 45 साल के किसान और किशोर की डूबने से मौत हो गई। हालांकि एसडीआरएफ और पीएसी के जवानों ने दोनों को बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को सुलझाने के लिए हिंदू पक्ष की तरफ से मुस्लिम पक्ष को 84 कोस परिक्रमा के बाहर मस्जिद बनवाने के मौजूदा जमीन से 1.5 गुना ज्यादा भूमि देने का प्रस्ताव दिया है। आज श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में वादी महेंद्र प्रताप सिंह ने एक प्रार्थना पत्र देकर मुस्लिम समाज से प्रेम और सौहार्द बनाए रखने के लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि से ईदगाह मस्जिद को हटाने की अपील की है।
हिंदू पक्ष के वकील का कहना है कि मुस्लिम पक्ष 84 कोस से बाहर अपनी मस्जिद आराम से बना सकता है। इसके अलावा हिंदू पक्ष ने कोर्ट से विवादित ढांचे की पुरातत्व विभाग से खुदाई करवाने की मांग की है और अब इस मामले पर अगली सुनवाई 5 जुलाई को होगी। और केशव देवी बनाम शाही मस्जिद के नाम से मथुरा सिविल के यहाँ चल रहा है और आज उसी परिप्रेक्ष्य में हमने एक एप्लीकेशन माननीय न्यायालय में दी थी और हमने न्यायालय से अनुरोध किया था इस एप्लीकेशन में और एक शपथ पत्र दिया था इसके साथ। और हमने कहा था कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनको उतनी ही जमीन जितने पर मस्जिद का स्ट्रक्चर है 84 कोस की परिक्रमा के बाहर हम देना चाहते हैं और ये आपसी सौहार्द से प्रेम से भाईचारा प्रेम रहे सबके बीच में और वो उनको इस 1.5 गुनी जमीन तक हम देने को तैयार हैं। वो IIT कानपुर के वैज्ञानिकों का दावा है कि कोरोना की तीसरी लहर आने की पूरी आशंका है, जिसके बचाव करना आम लोगों के हाथ में है। कोविड नियमों का जितने अच्छे से पालन करेंगे उतना ही बीमारी से लड़ने में सक्षम रहेंगे।